करता है, अगली बारी पाकिस्तान की है खाकम बदहन। रेजिस्टेंस जीतेगी, ईरान जीतेगा। हुक्मरान लेट सकते हैं लेकिन आलमे इस्लाम ईरान के साथ खड़ा है। दे आर द वंस हु आर स्टैंडिंग विद द चोजन वंस। एक इंतहाई अहम मसला जो कि ईरान और इसराइल का है, उसके ऊपर बात करना चाहता हूं। जनाब अली, अगर आप ट्रेल चेक करें तो इराक को गिराया गया, लेबनान के ऊपर उनकी लीडरशिप को मारा गया, सीरिया के अंदर गिराया गया, रास्ता हमवार किया गया ईरान तक पहुंचने के लिए। वो लोग जो पाकिस्तान में और बाहर बगलें बजा रहे थे कि सीरिया के अंदर बशारुल असद के बाद वो जोलानी साहब जो तशरीफ लाए हैं वो कोई इस्लामिस्ट है, वो इनकलाब ले आएगा, वो इस्लाम के लिए खड़ा हो जाएगा। आज वही जोलानी अपनी एयर स्पेस भी इमरान खान के इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करवा रहा है। कभी वो रात को कहता है कि मैं इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करवाऊंगा, सुबह कहता है मैं ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करवाऊंगा। और अब अगर ईरान खुदा न खास्ता तेहरान फॉल करता है तो आप उनके जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनकी गुफ्तगू चेक कीजिए कि अगली बारी पाकिस्तान की है खाकम बदहन। हम इस ट्रेल को नहीं समझ रहे। मैं तो ये कहता हूं, वो जो कहते थे कि वी आर द चोजन वंस, दोज ब्लडी चोजन वंस आर रनिंग लाइक चिकन्स राइट नाउ। जब ईरान ने उनको स्ट्राइक किया, ईरान ने उनको जवाब दिया है। वो तो वहां पर खड़े नहीं रह सके, इसलिए कि वो गासिब थे। अपनी जमीन के लिए कुर्बानी वही देता है जो उस जमीन की पैदावार हो। फलस्तीनी कट गए, मर गए, शहीद हो गए, 60,000 शहीद कर दिए गए, लेकिन आज भी फलस्तीनी अपना एरिया छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो एरिया उनका था और इसराइल गासिब था। हम ये कहते हैं, और जनाब स्पीकर, ये बात करने में कोई दो राय नहीं है कि कौन इस्तेमाल हो रहा है ईरान के खिलाफ। को डायरेक्ट उनका आपस में बॉर्डर तो आप नहीं मिलता। हमारे तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहान जहां से जहाज उड़ के, जहां से मिसाइल्स निकल के ईरान की तरफ आते हैं, वो अपनी पनाहगाहों में छुपे हुए हैं। उनका ज़मीर दफन हो चुका है, उनका ज़मीर मुर्दा हो चुका हुआ है। But let me assure you one thing, the resistance bloc will win इंशाल्लाह। रेजिस्टेंस जीतेगी, ईरान जीतेगा। जनाबे अली, एक जी मैं खान साहब की ट्वीट का भी जवाब देता हूं, बेफिक्र रहें। यहां पर मजदूर मर जाए तो खान की तरफ से मोफा में एफर्ट्स हुई। मेरी जाती जो कॉल्स हैं वो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मालदीव के साथ, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश के साथ और पैलेस्टीन के स्टेट फॉरेन मिनिस्टर के साथ, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, वैसे अर्ज़ किया मैंने, अरागची साहब के साथ, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ उज़्बेकिस्तान के साथ, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया मल्टीपल टाइम्स उनके साथ, शेख अब्दुल्ला बिन जायद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूएई, इसी तरह फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कतर, स्टेट फॉरेन मिनिस्टर कतर, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ओमान, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक, वाइस प्रेसिडेंट एंड हाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ बहरीन, फॉरेन मिनिस्टर अजरबैजान। ये इस वक्त तक हम राब्ते कर चुके हैं ये पिछले 3 दिन में। और पूरी कोशिश क्या है कि आवाज़ उठाई जाए और इनको कन्विंस किया जाए कि ये जो इंटरनेशनल लॉ के तहत जो डिप्लोमेसी और जो डायलॉग का प्रोसेस है उस पर आ जाए। ये प्रोसेस जनाब चेयरमैन बड़ा कामयाबी के साथ चल रहा था और करीबन 10 दिन पहले जब हम ऑफिशियल विजिट प्राइम मिनिस्टर की ऑस्ट्रिया में थी, स्टेट विजिट थी, उसकी विजिट के बाद बिजनेस फोरम था और तीसरा यूएन के जितने अदारे हैं उनके साथ मीटिंग्स थी। और उन मीटिंग्स में साइड लाइन पे जो डीजी IAEA हैं ग्रॉसी साहब, उनके साथ मुलाकात खसूसन इस हवाले से हुई क्योंकि हमारे उस विजिट के एक दिन पहले जिनेवा में इस मामले के ऊपर बातचीत हो रही थी यूएस और ईरान की, ओमान की एम्बेसी के अंदर।
ओमान मीडिएट कर रहा है और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, मैं उनसे कई दफ़ा पिछले 3 दिनों में राब्ते में हम आ चुके हैं, अपने नोट्स एक्सचेंज कर रहे हैं। और डायरेक्टर जनरल ग्रॉसी IAEA वाले उन्होंने कहा कि मैं आपकी इस मीटिंग के फ़ौरन बाद दोबारा जिनेवा जा रहा हूं, और वो बड़े ऑप्टिमिस्ट थे कि डायलॉग जो है वो बड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और इसमें डायलॉग के ज़रिए एक अफ़हाम व तफ़हीम का मामला निकल आएगा। मेरी कल रात जब दोबारा ओमान के वज़ीर ख़ारजा साहब से बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि वो बिल्कुल पॉजिटिव नोट पे एंड हुआ और उसके बाद वो वाशिंगटन फ्लाई करके गए और वहाँ वो नायब सदर अमेरिका को मिले और उनको बताया कि जी हमारी जो तमाम डायलॉग है वो बड़ा पॉजिटिव जा रहे हैं। सो ऑल ऑफ ए सडन ये जो आनन फानन ये जो हमला हुआ वो ही रिपीट थी जो पिछले साल 13 जून को हुआ था। पाकिस्तान अपना जो जिम्मेदारी है वो उसको ऑब्वियसली उसको उसने निभाया भी है और इंशाल्लाह निभाएगा भी, क्योंकि ईरान हमारा ब्रादर मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा मुसलमान भाई है। तो मैं समझता हूँ कि जितनी एफर्ट्स। हेलो दोस्तों, आप सभी लोग को सोशल रिएक्शन चैनल पे स्वागत है। जैसे कि आप लोग को इस वीडियो में पाकिस्तानी नेता लोग का क्या रिएक्शन, क्या ओपिनियन है, सारा कुछ जो आप लोग को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। जो किस प्रकार से पाकिस्तान के पार्लियामेंट, वहाँ के संसद में किस प्रकार से नेता लोग डरा हुआ है। जैसे उन लोग का कहना है ईरान के बाद लगता है जो पाकिस्तान का नंबर आने वाला है। जैसे कि आप लोग को इस वीडियो में पाकिस्तानी नेता लोग का रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा, जिस प्रकार से पाकिस्तान किस प्रकार से डरा हुआ है, घबराया हुआ है। लगता है जो इसके बाद मेरा ही नंबर आने वाला है, मेरे देश पे आक्रमण होगा, क्या होगा नहीं होगा। जिस प्रकार से इस वीडियो में सारा कुछ आप लोग को पाकिस्तानी नेता लीडर का सारा भाषण आप लोग को इस वीडियो में जानकारी मिलेगा, जो किस प्रकार से वहाँ का नेता लीडर जो ईरान और इजराइल के बारे में बातचीत कर रहे हैं। उन लोग को तो इस बात का घबराहट है जैसे कि ईरान के बाद पाकिस्तान का ही नंबर आने वाला है। आप लोगों से निवेदन है इस वीडियो पे आप लोग अपना रिएक्शन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जिस प्रकार से पाकिस्तानी नेता और लीडर का क्या ओपिनियन है, क्या रिएक्शन है, जिस प्रकार से वहाँ का संसद में किस प्रकार से बहस चल रहा है, आप लोग अपना रिएक्शन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं इस वीडियो को ओपन करता हूं, फिर लास्ट में मैं अपना रिएक्शन ओपिनियन जरूर दूंगा। जय श्री राम, जय हिंद। इनका बॉन्ड कैसे मजबूत एक दूसरे पे चेयर की। उसके बाद मेरी बायलैटरल मीटिंग हुई सेक्रेटरी रूबियो के साथ और उस बायलैटरल मीटिंग में आई टुक अप ईरान का मामला। इशू क्या थी कि जी वो कहते हैं कि ये न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए। ईरान माना हुआ कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, हम इसके लिए तैयार हैं। और हम मीडिएट कर रहे थे कि भाई आप बैठ के इस मसले को हल करें। 12 दिन की वॉर ख़त्म हो चुकी थी और उनकी रिस्पांस भी पॉजिटिव थी। अगर आपको याद हो तो अगले चंद हफ्तों में, अगस्त में जहाँ तक मुझे याद है, सदर ईरान के और उनके वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान में सरकारी दौरा हुआ। उस दौरे में भी ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, अरागची साहब के साथ अलहदा की, सदर साहब के साथ कंबाइन की। और पाकिस्तान की कोशिश क्या थी कि किसी तरीके से अफ़हाम व तफ़हीम के साथ ये मसला हल हो जाए। और ओरिजिनल उनकी डिमांड ये थी कि किसी किस्म की एनरिचमेंट जो है वो ईरान में नहीं होनी चाहिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया जाना चाहिए। लेकिन हमने आर्गूमेंट किया इनके लिए कि पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी तो हर एक का हक है। और GCPO में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने माना था 3.67%। ये मैं पहली दफ़ा ये चीज़ें डबल्स कर रहा हूँ इस फ्लोर पे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि शायद जो कुछ को प्रोटेस्ट हुए हैं, जो को मूवमेंट्स हुई हैं, उनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान तो दिल जान के साथ इनका पिछले जब से प्रॉब्लम शुरू हुई है उनके साथ खड़ा है और पूरी कोशिश कर रहा है।
जैसे कि आप लोग को यह वीडियो देखने के बाद सारा चीज़ समझ में आ गया होगा जो किस प्रकार से पाकिस्तान अभी भी घबराया हुआ है। लगता है सच में पाकिस्तान का नंबर आने वाला है। पाकिस्तान का तरफ से भी बहुत बुरा दिन चल रहा है, जिस प्रकार से वहाँ का लीडर और नेता घबराया हुआ है, इससे लगता है ये जाहिर सी बात है जो पाकिस्तान अभी बहुत ही घबराया हुआ है, बहुत ही डरा हुआ है। आप लोग का क्या रिएक्शन है, क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं आपका रिएक्शन और कमेंट बॉक्स में इंतज़ार करूंगा जो आप लोग का क्या ओपिनियन है, क्या रहा है। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। जिस प्रकार से पाकिस्तानी नेता लीडर का ओपिनियन जानने के बाद आप लोग का क्या रिएक्शन है, क्या ओपिनियन है। मैं फिर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय श्री राम, जय हिंद।